तो चलिए आज बात करते हैं जिंदगी की। कभी सोचा है कि एक जिंदा चीज और एक बेजान चीज में असल में फर्क क्या होता है? आज हम जिंदगी के इसी राज से पर्दा उठाएंगे और समझेंगे कि जिंदा रहना अपने आप में कितना मुश्किल और कितना शानदार काम है। अब देखिए, ये सवाल सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है ना। भाई, एक कुत्ता दौड़ता है, पत्थर नहीं दौड़ता। लेकिन जैसे ही हम माइक्रोस्कोप के नीचे झांकते हैं, जिंदा और बेजान के बीच की ये जो लकीर है वो थोड़ी धुंधली होने लगती है। चलिए इसी मजेदार सवाल की तह तक चलते हैं। तो जिंदा होने का मतलब बस सांस लेना नहीं है। असल में ये बिखरने के खिलाफ एक लगातार जंग है। देखिए, कुदरत का एक नियम है कि हर चीज वक्त के साथ बिखरती है, खराब होती है। वैज्ञानिक इसे एंट्रोपी कहते हैं। तो जिंदा चीजें असल में वो हैं जो इस बिखराव से लड़ने के लिए लगातार एनर्जी खर्च करती हैं, खुद को बनाए रखने के लिए। इस लगातार चलने वाली चुनौती को हम कह सकते हैं जिंदा रहने की समस्या। और मजे की बात यह है कि कुदरत के पास इसके लिए कुछ बड़े ही शानदार समाधान हैं, जिन्हें हम जीवन प्रक्रियाएं या लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। चलिए इन स्मार्ट सॉल्यूशंस पर एक नजर डालते हैं। अब इसे ऐसे समझिए जैसे कोई मशीन हो जिसे 24 घंटे मेंटेनेंस चाहिए। हमारे स्रोत के मुताबिक जिंदगी के 4 सबसे जरूरी मेंटेनेंस जॉब्स हैं। पहला, पोषण यानी एनर्जी और कच्चा माल जुटाना। दूसरा, श्वसन यानी उस खाने को इस्तेमाल लायक एनर्जी में बदलना। तीसरा, परिवहन यानी जरूरी सामान हर जगह पहुंचाना और कचरा उठाना। और चौथा, उत्सर्जन यानी जहरीले कचरे को शरीर से बाहर फेंकना। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, ये सब करने के लिए एनर्जी यानी कि फ्यूल कहां से आएगा? हर जिंदा चीज को इसकी जरूरत है और कुदरत में इसे पाने के 2 मेन रास्ते हैं। और ये बंटवारा जिंदगी के सबसे बुनियादी बंटवारों में से एक है। एक तरफ हैं ऑटोट्रॉफ्स, मतलब सेल्फ फीडर्स, जैसे कि पेड़ पौधे, जो सूरज की रोशनी, हवा और पानी से अपना खाना खुद बना लेते हैं। और दूसरी तरफ हैं हेट्रोट्रॉफ्स, यानी अदर फीडर्स, जैसे कि हम इंसान और जानवर, जो एनर्जी के लिए दूसरों को खाते हैं। धरती पर जो पूरी फूड चेन है, उसका आधार यही है। चलिए अब जरा एक पत्ती के अंदर झांक कर देखते हैं। ये जो छोटे छोटे हरे दाने दिख रहे हैं ना, ये हैं क्लोरोप्लास्ट। इन्हें आप नन्हे नन्हे सोलर पावर प्लांट समझ सकते हैं, जो सूरज की रोशनी को पकड़कर पौधे के लिए खाने में बदल देते हैं। ये पूरा जादू, जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, बस 3 स्टेप्स में होता है। सबसे पहले क्लोरोफिल सूरज की रोशनी को सोखता है, फिर उस एनर्जी से पानी के मॉलिक्यूल्स को तोड़ा जाता है और आखिर में हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर उसे पौधे के खाने यानी कार्बोहाइड्रेट में बदल दिया जाता है। तो ये तो हुई उनकी बात जो अपना खाना खुद पकाते हैं, पर जो दूसरों पर निर्भर हैं वो क्या करते हैं? स्क्रीन पर देखिए, ये अमीबा, ये सिंगल सेल का जीव खाने को पकड़ने के लिए अपने शरीर को ही उसके चारों ओर फैला देता है और गटक जाता है। खाने का शायद ये सबसे बेसिक तरीका है। ठीक है, तो खाना तो मिल गया, पर ये खाना, मान लीजिए ग्लूकोज, ये कच्चे तेल जैसा है। इसे सीधे इस्तेमाल नहीं कर सकते। पहले इसे रिफाइन करके एक ऐसे फ्यूल में बदलना पड़ता है जिसे सेल्स इस्तेमाल कर सकें। तो सवाल ये है कि सेल्स ये करती कैसे हैं? और यही एंट्री होती है एक स्पेशल मॉलिक्यूल की, एटीपी। इसे सेल की रिचार्जेबल बैटरी मान लीजिए। हमारे शरीर की हर एक हरकत, हर एक सोच, यहां तक कि दिल की हर एक धड़कन, इन सब के लिए पावर इसी नन्ही सी बैटरी से आती है। तो ये एटीपी बनता कैसे है? ये फ्लोचार्ट इसे बहुत अच्छे से समझाता है। देखिए, सबसे पहले सेल के अंदर ग्लूकोज टूटकर पायरुवेट बनाता है। अब यहां से कहानी में 3 मोड़ आते हैं। अगर ऑक्सीजन मौजूद है तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है और ढेर सारी एनर्जी, मतलब एटीपी बनाता है। अगर ऑक्सीजन नहीं है, जैसे यीस्ट में, तो ये इथेनॉल यानी अल्कोहल बनाता है। और जब हमारी मसल्स तेजी से काम करती हैं और वहां ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो यही पायरुवेट लैक्टिक एसिड बना देता है, जिससे हमें थकान महसूस होती है। और यहीं पर हमारा स्रोत एक बहुत जरूरी बात कहता है। इस वायवीय प्रक्रिया में ऊर्जा का विमोचन अवायवीय प्रक्रिया की तुलना में बहुत अधिक होता है। सीधे शब्दों में कहें तो ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके एनर्जी बनाना बिना ऑक्सीजन के बनाने से कहीं कहीं ज्यादा फायदे का सौदा है। ये प्रोसेस इतना एफिशिएंट है कि शायद इसी की वजह से धरती पर हम जैसे बड़े और कॉम्प्लेक्स जीव बन पाएं। लेकिन जरा सोचिए, जब शरीर खरबों सेल्स से बना हो तो हर एक सेल तक ऑक्सीजन और खाना पहुंचेगा कैसे? और वहां से जो कचरा बनेगा वो वापस कैसे आएगा?
इसके लिए तो एक जबरदस्त डिलीवरी सिस्टम, एक ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क चाहिए, है ना? और इस सिस्टम की शुरुआत होती है एक चौंकाने वाले फैक्ट से। हमारे फेफड़ों के अंदर जो लाखों हवा की थैलियां यानी एल्वियोली होती हैं, अगर उन्हें फैला दिया जाए तो वो करीब 80 वर्ग मीटर की जगह घेर लेंगी। अरे भाई, ये तो एक टेनिस कोर्ट जितना बड़ा एरिया है। तो सवाल ये है कि इतनी बड़ी जगह हमारी छोटी सी छाती में फिट कैसे हो जाती है? ये कुदरत की इंजीनियरिंग का एक लाजवाब नमूना है। चलिए देखते हैं। इसका राज छिपा है एक ब्रिलियंट डिजाइन में, बिल्कुल एक पेड़ की टहनियों की तरह। हमारी सांस की नली अंदर जाकर छोटी छोटी अनगिनत नलियों में बंट जाती है और हर नली के आखिर में ये गुब्बारे जैसी एल्वियोली होती हैं। यहीं पर हवा से ऑक्सीजन निकलकर खून में मिल जाती है। और ये डिलीवरी का काम जानवरों और पौधों में बिल्कुल अलग अलग तरीके से होता है। हम जानवरों में दिल एक पावरफुल पंप का काम करता है जो खून को प्रेशर से पूरे शरीर में दौड़ाता है। वहीं पौधों में कोई पंप नहीं होता। उनमें ट्रांसपिरेशन नाम का एक कमाल का सिस्टम है। इसमें पत्तियों से पानी भाप बनकर उड़ता है, जिससे खिंचाव पैदा होता है और पानी जड़ों से ऊपर तक खिंचता चला आता है। और हम जैसे मैमल्स में ये जो 4 चैम्बर वाला दिल है ना, इसका एक बहुत बड़ा फायदा है। ये साफ यानी ऑक्सीजन वाले खून को और गंदे यानी बिना ऑक्सीजन वाले खून को आपस में मिलने नहीं देता। इसी को डबल सर्कुलेशन कहते हैं। और ये सिस्टम हमारे जैसे गर्म खून वाले जीवों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी एनर्जी की ज़रूरतें बहुत ज़्यादा होती हैं। चलिए अब आते हैं आखिरी लेकिन बेहद ज़रूरी काम पर, कचरे की सफाई। सोचिए, हर फैक्ट्री में वेस्ट तो बनता ही है। ठीक वैसे ही हमारे शरीर की हर सेल में काम करते हुए जहरीला कचरा बनता है, और इस कचरे को शरीर से बाहर निकालना जिंदा रहने के लिए बेहद जरूरी है। हमारे अंदर ये सफाई का काम मुख्य रूप से करती हैं हमारी किडनियां। ये हमारे खून के लिए एक हाईटेक फिल्टर प्लांट जैसी हैं, जो 24 घंटे खून से कचरे को छानकर यूरिन यानी पेशाब के जरिए बाहर निकालती रहती हैं। और अगर किडनी के अंदर झांके तो उसकी असली जान दिखती है नेफ्रॉन। हर किडनी में ऐसी लाखों यूनिट्स होती हैं। ये छोटे छोटे फिल्टर इतने स्मार्ट हैं कि खून से यूरिया जैसे कचरे को तो निकाल देते हैं, लेकिन पानी और ग्लूकोज जैसी ज़रूरी चीज़ों को पहचानकर वापस खून में भेज देते हैं। तो हमने देखा कि जिंदा रहने के लिए ये 4 प्रोसेस, खाना, एनर्जी बनाना, ट्रांसपोर्ट करना और कचरा निकालना, कितने ज़रूरी हैं। और ये बात हमें वापस वहीं ले आती है जहां से हमने शुरू किया था। स्रोत में एक बड़ी दिलचस्प बात लिखी है, वायरस अपने अंदर कोई आणविक गति नहीं दिखाते जब तक कि वे किसी कोशिका को संक्रमित न करें। इसका मतलब है कि वायरस ये सारे काम खुद नहीं कर सकते। वो तभी जिंदा होते हैं जब वो किसी दूसरे सेल पर कब्जा कर लेते हैं। तो सवाल ये है कि क्या वायरस सच में जिंदा है? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि जिसे हम जिंदगी कहते हैं वो असल में कितनी कॉम्प्लेक्स और हैरान कर देने वाली चीज है।